स्वागत है आपका ब्रेनिक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन। इसमें टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर कोई अलग से चैप्टर नहीं है हमारे लिए। वेक्टर अलजेब्रा वैसे तुम जो मैथ वाले बच्चे हैं वो मैथ में पढ़ते हैं, सही है। वो भी मेरे ख्याल से 12th में है, शायद 11th में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर सिर्फ एक टॉपिक है और इसका उतना ही सेक्शन पढ़ेंगे जो हमारे काम का है फिजिक्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वेक्टर क्यों यूज़ करना हमें, सही है। तो शुरुआत में जब अपने फिजिक्स शुरू करी होगी तो आपको एक क्वांटिटी सुनने के लिए मिली होगी जिसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? तुमने फिजिकल क्वांटिटी अभी तक क्या पढ़ी है? फंडामेंटल और ड्राइव। एक्चुअली इनके आधार पे अलग और एक और बेस है जिसके आधार पे बांटी जाती है क्वांटिटी। वो है हमारी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बेस्ड है, वो डायरेक्शन बेस्ड नहीं है, यानी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर निर्भर करेंगे। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू, सही है। दूसरी आती है वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे फोर्स हो गया, हम अगर किसी से कहें कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ तो उसे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना है। अगर हम उसे डायरेक्शन ही ना दें तो उसको ये कहना बेकार होगा कि फोर्स लगाओ। इसीलिए दरवाज़ों पे पुश और पुल लिखा रहता है ताकि हमें पता चले कि इसको दबाना है या खींचना है। ठीक है, अब आते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ। तो देखो, जब स्केलर क्वांटिटी की पर हम बात करते हैं और स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी कोई सिस्टम नहीं होता है। और जब हम उन्हें जोड़ते घटाते या कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे सीधा सीधा हमारा नॉर्मल अलजेब्रा काम करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक व्यक्ति है जिसने 5 किलोग्राम कुछ लिया, जैसे 5 किलोग्राम उसने क्या लिए, हमने कहा शुगर ली, ठीक है, और 4 किलोग्राम उसने राइस लिए, ठीक है, और इसके अलावा और 2 किलोग्राम कुछ लिया सपोज करो, सही है, सही है। तो जो हमने कहा टोटल मास हो गया। अभी देखो, ये जो क्वांटिटी है ये फिजिकल क्वांटिटी, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मास की। और हमारा जो मास है ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम इसे जोड़ रहे हैं तो हमें किसी अलग से किसी और कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। हम सिंपल अलजेब्रा लगा रहे हैं। कितना? 5, 4, 9, 2, 11। तो ये 11 किलोग्राम हो गया सीधा सीधा टोटल मास, सही है। अब जैसे ये जाएगा और इसने सपोज करो इसमें से कुछ 1 किलोग्राम किसी को सामान दे दिया तो हम सीधा माइनस कर देंगे, कितना बचा? 10 किलोग्राम इसके पास बचा। समझ में आया? इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने कहा कोई व्यक्ति चलता है, सही है, और वो 20 मीटर चला, उसके बाद 40 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करी वो कितनी हो गई? 60 मीटर, सही है। फिर उसने के बाद हमने कहा 30 मीटर और चला तो कितनी हो गई? 90 मीटर, सही है। अब इसमें हम डिस्टेंस को घटा नहीं सकते, वो चलता रहेगा तो जुड़ता रहेगा। समझ में आया? जैसे जैसे वो चलता रहेगा, जितने स्टेप वो लेता रहेगा वो उसमें ऐड ही होता रहेगा, माइनस नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सब स्केलर हैं और स्केलर के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब बात आती है वेक्टर की, तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट में देखो, तो यहाँ तो हम सीधा जोड़ रहे हैं या सीधा घटा रहे हैं। लेकिन वेक्टर के केस में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, और सबसे जानी पहचानी वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या आती है? फोर्स। तो फोर्स के साथ ही शुरुआत करते हैं हम। तो सपोज करो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, हमने कहा इस पर किसी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर, ठीक है। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का, ओके। फिर उसका दोस्त आया, उसने और 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमने कहा नेट फोर्स कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो हम कह रहे हैं सीधा सीधा कि 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है, यानी कि इसका इफेक्ट जो जनरेट होगा, देखो इसके इफेक्ट से देखा जाता है, तो जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है वो 10 न्यूटन का हो रहा है, क्योंकि बॉडी इस साइड में चल रही है। कितने फोर्स से? 10 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है उसमें हमने क्या करा, इसका दोस्त आया तो, लेकिन उसने अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन के फोर्स से खींचा इस बॉडी को, सही है। उसने अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगाया, तो क्या फोर्स नेट अब भी 10 होगा? 0 हो जाएगी।
नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ सिंपल अलजेब्रा काम कर रहा है? नहीं कर रहा भाई। नॉर्मली अगर हम देखें तो 5 + 5 10 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स तो 0 हो गया। इफेक्ट कैसा है बॉडी पे? कुछ नहीं, बॉडी जहाँ पहले थी अभी वहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ डायरेक्शन मैटर कर रही है। अगर हम इसको +5 ले रहे हैं भाई, 0 कब होगा? 5 + 5 0 कब होगा? जब एक 5 माइनस का हो, तभी तो 0 होगा। तो हमने कहा डायरेक्शन के हिसाब से इसके साइन चेंज हो जा रहे हैं, यानी कि ये प्लस है तो ये वाला 5 कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही हैं चीज़ें, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही हैं। तो हमने कहा इसको, चलो ये तो फिर भी एक लाइन हो गया सिंगल लाइन में। अब हमने कहा कि अगर ये इस तरह से हो कि 5 न्यूटन एक दोस्त ने इधर लगाया और दूसरे वाले ने 5 न्यूटन इधर लगा दिया, तो क्या अब भी ये 10 होगा या 0 होगा? हमने कहा नहीं। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा? एक व्यक्ति बॉडी को इधर से खींच रहा है, एक व्यक्ति बॉडी को इधर से खींच रहा है सेम टाइम में, तो बॉडी किधर चली जाएगी? बॉडी इधर डिस्प्लेस हो जाएगी, बीच में आ जाएगी। ऐसे ही आएगी, बीच में ही तो आएगी। तो हमने कहा नेट घूमेगी नहीं। देखो एक ब्लॉक है, एक यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है, तो ऐसे जैसे खींचा तो इधर ही तो आएगी बीच में। खुद से सोचो, एक फ्लोर है, फ्लोर पे हमने एक बॉक्स को रखा, एक उसमें रस्सी इधर बांधी और एक नीचे बांधी, और ऐसे एकदम से खींचा, तो वो कहाँ आएगा? बीच में ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लॉक कहाँ से रख के कहाँ चला गया? बीच में आ गया। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। तो हमने कहा एक टाइम पे पीछे में हमने जो देखा वो 0 आ रहा था, और एक टाइम पे हमारा कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। तो क्या अब भी 0 या 10 होगा? हमने कहा अब तो दिक्कत है, अब नहीं बता सकते एक्चुअल में। इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें एक अलग कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी, एक अलग मेथड की ज़रूरत पड़ी। वहाँ पे आया तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा। क्या आया? इसलिए वेक्टर पढ़ा जाता है फिज़िक्स में। अब ये तो एक ही केस था, इसके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं। लाइट जला दो ये वाली। ठीक है, तो ये याद रखो, वेक्टर अलजेब्रा वहाँ हर जगह काम आएगा प्लस माइनस करने के लिए। ये मिडिल वाला है, नीचे मिडिल वाला, सही है, वहाँ हर जगह काम आएगा जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हैं। समझ में आया? वेक्टर कहाँ पे अप्लाई होगा? जितनी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैं सब में जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वहाँ सब जगह वेक्टर अलजेब्रा यूज़ किया जाता है, नॉर्मल अलजेब्रा नहीं यूज़ किया जाता। क्लियर है? अब आ जाते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज़ का। जैसे ये तो फोर्स था, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो सोचो एक रिवर है और इस रिवर की जो वेलोसिटी है इधर की तरफ, हमने वो बोला 10 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से वो चल रही है। सही है। अब इसमें एक स्विमर जो है वो कूद जाता है, एक स्विमर कूद जाता है और वो स्विमर इस साइड में जो है स्विम कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो उसकी जो नेट वेलोसिटी इधर होगी वो कितनी होगी? 15। तो वो हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। सही है, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड जो खुद आगे बढ़ रहा है और 10 की स्पीड से उसको रिवर आगे लेके जा रही है। अच्छा, अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें हम, तो ये कितनी स्पीड से चल पाएगा इधर? 5। ये तो हमने सीधा कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि ये व्यक्ति इस पॉइंट ए से जंप करता है और ये ऐसे तैर के जा रहा है इस डायरेक्शन में सेम 5 मीटर पर सेकंड से, तो कितनी होगी इसकी वेलोसिटी? अब आप नहीं बता पाओगे, नॉर्मल अलजेब्रा तो नहीं बता पाएगा। अच्छा, दूसरा हमने ये कहा कि क्या जब ये यहाँ से जंप किया तो इसके जस्ट अपोजिट वाले बी पॉइंट पे मिलेगा, ये पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, ये एक्चुअली हमें यहाँ मिलता है, रियल लाइफ में हम देखते हैं, वो हमें बी पर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बी डैश पे मिलेगा। तो हमने कहा इसे कैलकुलेट करो कि ये बी से बी डैश कितना होगा दूर। तो नॉर्मल अलजेब्रा यहाँ पे हम ये भी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि एक रिवाइज वीडियो है वेक्टर के बारे में, तो इसमें हम फालतू में जो हमारे इसकी
थ्योरी है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन और ये सब क्या होते हैं, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। सिर्फ दो वेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वेक्टर ग्राफिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक एरो की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ उस एरो के साइज़ जो है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। ये एक एरो है, ये डायरेक्शन को बता रहा है, और इसका साइज़ जो है, सपोज़ करो हमने कहा 2 मीटर चल रहा है और इसका साइज़ ये एक 1 मीटर का है, तो 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, टोटल कितना हो गया 2 मीटर। तो 4 मीटर का वेक्टर अगर हम खींचें तो जस्ट इसका डबल लेंथ का होगा। समझ में आया? तो जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को तो उसकी जो लेंथ है वो बताती है मैग्नीट्यूड को, और ये मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड होती है वैल्यू। क्या होती है? वैल्यू। और जो इसकी ये डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बता ही रही है, सिंपल। समझ में आया? ये तो हो गया ग्राफिकली तरीका। एक होता है नॉर्मल लिखने वाला तरीका, तो उसमें हम कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। और कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम कैसे यूज़ करेंगे, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, x, y और z। अब हमें सिर्फ एरो खींच के नहीं, किसी को लिख के बताना है कि कोई बॉडी x में जा रही है, y में जा रही है, z में जा रही है, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, उसके लिए हमें कोई खींचना है वेक्टर। तो हमें लिख के कैसे बताएं, तो उसके लिए हमने एक टर्म ली जिसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब यह है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, और ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। समझ में आया? इट इज द वेक्टर, इट इज द वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड। It only represent डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, ओके। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास 3 ही मेजर डायरेक्शन है, x, y और z। सही है? तो इसके लिए हमने अलग अलग यूनिट वेक्टर मान ले, जिसे हमने बोला आई कैप, और इसे कैप के फॉर्मेशन में हम जो है लिखते हैं, कहीं कैप लग रही हो समझ लो यूनिट वेक्टर है। जे कैप और के कैप। तो आई कैप का मतलब है एक्स की डायरेक्शन, जे कैप का मतलब है वाई डायरेक्शन, और के कैप मतलब है जी डायरेक्शन। ठीक है, रिपीट मत कर ऐसे। ठीक है, आई, जे और के। ठीक है, अब लिख के कैसे बताएं कोई पर्टिकुलर बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं सिंपल बोला, मैंने कहा एक ए वेक्टर है जो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये मैंने लिख दिया। इससे हमें एक वेक्टर मिला, दैट इज़ ए वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, तो हम कहेंगे 2i कैप, यानी कि हम ओरिजिन से शुरुआत करते हैं, 1 2, यानी x की डायरेक्शन में कितना चले हम 2। सही है? और उसके बाद 3j कैप, यानी 1 2 और 3। तो हमें एक पॉइंट मिला यहाँ पे, और यहाँ ओरिजिन से ये जो लाइन हम खींचेंगे सीधी, ये दर्शाएगी किसको, ए वेक्टर को। समझ में आया? तो लिख के बताने वाला तरीका ये है। ये किसकी हेल्प से हमने बताया? यूनिट वेक्टर की मदद से। समझ में आया? तो ये दूसरा तरीका है, और वो जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया ये ग्राफिकल मेथड है, ये तुम एनालिटिकल मेथड बोल लो नॉर्मली। समझ में आया? इसको हम लिख के बताते हैं। तो जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे वो भी दोनों फॉर्मेशन में मिल सकते हैं, ग्राफिकली भी मिल सकते हैं और इसमें भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर, जो है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत काम आती है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का केस क्या है? पोजीशन वेक्टर जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की क्या बता रहा होगा, पोजीशन। एंड डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमने कहा एक तो वेक्टर हमारे पास ए हो गया,
दिस इज ए वेक्टर जो बना हुआ है। और हमने कहा एक और वेक्टर है हमारे पास, दिस इज बी वेक्टर, सही है। ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा Q। तो कुल मिला के O से लेके P तक ए वेक्टर हमें एक डायरेक्शन दे रहा है, सही है। तो डायरेक्शन क्या मतलब, ये हमें क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, किस पॉइंट की, P पॉइंट की। तो ए हमारा क्या हो गया, एक पोजीशन वेक्टर हो गया, सही है। ये P पॉइंट है, ओरिजिन से इसकी जो डायरेक्शन हमें बता रहा है ए बता रहा है, यानी कि पोजीशन बता रहा है P पॉइंट की। तो ए हमारा क्या हो गया, एक पोजीशन वेक्टर। Q पॉइंट की पोजीशन कौन बता रहा है, B बता रहा है, तो B हमारा एक क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, सही है। तो A और B यहाँ एक तरह से पोजीशन वेक्टर के तौर पे हमें पोजीशन बता रहे हैं किस किस पॉइंट की, P की और Q, सही है। अभी हम सिर्फ 2 डायमेंशन में चल रहे हैं, 3 डायमेंशन में नहीं चल रहे। 3 डायमेंशन में आ जाएंगे तो इसमें K भी ऐड हो जाएगा, सही है। हम ठीक, अब अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने कहा P से लेके Q तक हमें चाहिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट, सही है। हमने कहा P से लेके Q तक हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ से यहाँ तक ये जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और हम कहाँ से जा रहे हैं, A से लेके B की तरफ। तो ये से बोलेंगे ए बी वेक्टर, क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर। एक चीज़ याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ए वेक्टर अलग है, बी वेक्टर अलग है। ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दर्शा रहा है, सही है। बच्चे सोच लेते हैं मल्टीप्लाई कर दी, कभी कभी गलती कर देते हैं, वो अलग है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसमें वेक्टर अलग अलग लगेगा, लेकिन अगर एक ही वेक्टर लग रहा है इसका मतलब ये क्या है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं लिखूं हम जा रहे हैं बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, तो ये हो गया बी ए वेक्टर, सही है। ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बट डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी वेक्टर बराबर होगा माइनस बी ए वेक्टर के। इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग हो गई, अपोजिट हो गई। समझ में आया। अब मैं तुम्हें एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का। अगर ए बी वेक्टर, ए वेक्टर अलग है और बी वेक्टर अलग है और ए बी पूछा है, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। कहने का मतलब क्या है, ए बी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी तरह से बी ए वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सही है। समझ में आया। हाँ, वो माइनस कैसे किया ये चीज़ आपको पता चलेगी वेक्टर एडिशन वाले मेथड में, सही है। एक्चुअली एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो ट्रायंगल लॉ में हम ये देखते हैं कि अगर 3 वेक्टर हैं और वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन वाला होता है। तो इसमें देख अपोजिट डायरेक्शन कैसे है, ये फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, अपोजिट तो एक ही हुई ना, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, यानी ए वेक्टर इन दोनों के सम के बराबर हो गया एक तरह से, सही है। ग्राफिकली समझो तो तुम ये समझो, एक व्यक्ति यहाँ से ऐसे चल के गया और फिर ऐसे चल के यहाँ पी पॉइंट पे पहुँच गया, तो उसने कितना रास्ता तय करा, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा व्यक्ति ओ से सीधा पी पे पहुँच गया ए वेक्टर को फॉलो करके। दोनों बराबर चले ना, दोनों बराबर चले। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर किसके बराबर हुआ, बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हुआ ना। तो बी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस ऐसे आया, सही है। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही बोलता है, ट्रायंगल में अपोजिट वाले डायरेक्शन को ढूंढो और जो अपोजिट वाली डायरेक्शन है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी वो रिजल्टेंट होगा बेसिकली, सही है, सिंपल है। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया तुम्हें, ए बी बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना है, बी ए बाद में हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, सिंपल, सही है। जैसे अब इसको समझ लो, जैसे ए वेक्टर तो मैं दिया 2i कैप माइनस 3j कैप, और आपको बी वेक्टर और दे दिया 5i कैप प्लस 4j कैप, और आपसे पूछा ए बी वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर निकालो। तो कैसे निकालोगे, बी में से ए को माइनस करना, सिंपल। कैसे करोगे,
5i कैप माइनस 4j कैप, सॉरी प्लस का माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। सिंपल है, माइनस कर दो। 5 माइनस 2 कितना आ गया 3i कैप, और 4 माइनस 3 माइनस सॉरी प्लस j कैप। तो ये हमारा क्या आ गया ए बी वेक्टर। सिंपल है, हाँ डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, इसीलिए आई को ही माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जे को माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। हाँ सिंपल प्लस कर सकते हैं, पर ये याद रखना आई में जुड़ेगा, जे में जुड़ेगा, के में जुड़ेगा। आंसर मैग्नीट्यूड में आ रहा है 3i का प्लस j का। यानी ए बी वेक्टर जो है ये यहाँ से यहाँ जो जाएगा ए बी वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी आई 3i कैप माइनस सॉरी 3i कैप प्लस j कैप। समझ में आया? तो ये हमारे क्या थे पोजीशन, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। तो ये टर्म समझने वाली है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में यूज़ होते हैं। आगे जब क्वेश्चन वगैरह करोगे वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम वेक्टर एडिशन वाले मेथड पे। सिंपल आगे चलते हैं। दो वेक्टर दिए हैं और उनको हमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? जैसे अभी यहीं पे केस चल रहा था वही फोर्स वाला, समझ में नहीं आया था ना फोर्स को कैसे ऐड करें। देखो अभी हमने जो केस लिया उसमें हमने लिया था कि एक 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन इधर लग रहा है, इसे कैसे ऐड करें। दूसरा केस हमने लिया था रिवर की वेलोसिटी इधर है और स्विमर की वेलोसिटी इधर है, ये 10 थी ये 5 थी, तो हमने कहा कितनी होगी नेट वेलोसिटी। तो इन दोनों केस में हम ऐड नहीं कर पाए थे, सही है। लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए, सही है। और उसके लिए हमारे पास दो नियम हैं बेसिकली। वैसे नियम तो 2-3 हैं, ट्राइंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, पॉलिनोमियल कह रहा हूँ सॉरी पॉलीगन लॉ जो है हो गया, सही है। पर रिजल्ट जो निकल के आता है वो सेम है सबका, अलग अलग नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है जोड़ोगे तो तुम 2 + 2 4 ही, तो एडिशन का नियम तो सेम ही होगा। ऐसा तो है नहीं दो चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं, एक मेथड से कुछ और आ रहा है एक मेथड से कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। तो ये याद रखो इन दी एंड प्रोसेस तो सेम है, प्रोसेस तो सेम है, ठीक है। बस तरीका अलग अलग है, उसमें से जो तुम्हें इजी लगे वो लगा लो, ठीक है। तो ध्यान दो इसका। वेक्टर एडिशन के मेथड, तो देखो दो मेथड है हमारे पास जो हम पढ़ते हैं। पहला मेथड है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। वेक्टर एडिशन समझ में आया? एक ट्रायंगल लॉ है एक पैरेललोग्राम लॉ है। तो ट्रायंगल लॉ जो मैंने अभी तुम्हें पहले बताया था, तो ट्रायंगल लॉ को पहले देख लेते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में क्या बताता है, देखो अगर दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो हमने दो वेक्टर बनाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं, फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब इनका सम जो होगा वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी ये तो ऐसे फॉलो करते हुए जा रहे हैं, ये अपोजिट जाएगा ऐसे करके। दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इधर ध्यान दो,
समझ में आया? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही है। सर वैसे इसमें आर वेक्टर लगा दे, ए वेक्टर नहीं होगा? नहीं, वेक्टर है ना, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। क्लियर है? इसको अगर वैसे समझना चाहो तो ऐसा समझ लो, अगर मैं एक ग्राफ खींचता यहाँ पे सिंपल, तो ये ओरिजिन पॉइंट से अगर कोई व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है, वो ए और बी को फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच रहा है, तो आर वाला तो सीधा पहुँच गया, सही है। और अगर इसे अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिया, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, अगर इसकी डायरेक्शन भी यहाँ आ जाती तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाता? 0। घूम फिर के कहाँ आ गया? वापस उसी पॉइंट पे, सही है। इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन हम लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं ज़रा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बताता है? इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड by two sides of a triangle, then their resultant will be third side of that triangle in opposite direction, opposite direction। यानी अगर दो वेक्टर हैं और वो किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी उन दोनों के, ठीक है। दूसरा हमारा आता है, ये तो ट्रायंगल था, चलो इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं सीधा सीधा। देखो अब आगे आ जाते हैं। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हमने कहा अप्लाई हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कितना है? थीटा। हमेशा याद रखना जो एंगल देखा जाता है वो, देखो ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, टेल और हेड के बीच में देखा जाता है। किसके बीच में देखा जाता है? टेल और हेड के बीच में, ठीक है। तो वैसे ऐसा नहीं है, फ्री और लोकलाइज का भी फ़र्क पड़ता है इसमें, हम उतना यहाँ पे डीप में जा नहीं रहे, वो आपने पहले पढ़ रखा है, सही है, थ्योरी में। तो देखो ये हमारा थीटा एंगल है यहाँ पर, सही है। तो हम कह रहे हैं ए और बी दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर अप्लाई हो रहा है? थीटा एंगल पे, ओके। और ए से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बन रहा है ये कितने एंगल पे जा रहा है? इसे हमने बोला अल्फा एंगल पे जा रहा है, सही है। तो अब ध्यान से देखते हैं, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आर की। तो इसका नाम रख देते हैं, ये है ओ, ये है एक्स, ये है वाई। क्यों होगा अल्फा थीटा के बराबर? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी? तो क्या अल्फा थीटा के बराबर लग रहा है आपको कहीं से? थीटा किसके बराबर होगा? थीटा अल्फा प्लस ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। पढ़ा नहीं है? ट्रायंगल में आउटर वाला जो एंगल होता है उसका सम उसके ट्रायंगल में उसके सामने वाले एंगल के सम के बराबर होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये ओ, इसको माना एक्स, इसको माना वाई। हमें आर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? आर। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया सीधा नीचे। क्या डाल दिया? इसको हम बोल देते हैं पॉइंट को पी। क्या बोलते थे? पी। तो ये थीटा है और ये वेक्टर बी है, तो ये एक्स पी कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा बी साइन थीटा। कितना हो गया? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसे निकालें। और वाई पी कितना हो गया? बी कॉस थीटा। कितना हो गया? बी कॉस थीटा। ऑल राइट। अब हमें आर निकालना है, तो हम इस ट्रायंगल में लेंगे ओ एक्स पी। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ओ एक्स पी। आर हाइपोटेनियस है, ए प्लस बी कॉस थीटा बेस है और बी साइन थीटा परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस निकालना है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। सही है। तो हम लिख देंगे सीधा सीधा आर स्क्वायर बराबर होगा किसके? बी साइन थीटा के स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर। क्लियर?
अब कैलकुलेट कर लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यही आएगा। ऑल राइट, यहाँ इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये टर्म किसके बराबर हो गई 1 के। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सही है। तो आर जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला वो किसके बराबर मिलेगा, वो मिलेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा वेक्टर एडिशन के लिए फॉर्मूला हमें यहाँ मिल जाता है। क्लियर है, मिला? समझ में आ गया? ये रिजल्टेंट है, हाँ मैग्नीट्यूड। अब आते हैं आर की डायरेक्शन पे। तो आर की डायरेक्शन क्या है, ए से अल्फ़ा डिग्री ऊपर, तो अल्फ़ा एंगल निकाल लो, डायरेक्शन भी मिल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना b साइन थीटा अपॉन बेस कितना a प्लस बी कॉस थीटा। देखो शॉर्ट में एक चीज़ बताता हूँ, अल्फ़ा एंगल जिस साइड से मानोगे, अल्फ़ा एंगल जिस साइड से मानोगे, अगर तुमने ए से माना है तो ए बस नीचे एक बार आएगा, बाकी आएगा दूसरा वाला वेक्टर ऊपर साइन की फॉर्म में, नीचे प्लस कॉस की फॉर्म में। अगर हम ये अल्फ़ा बी से मानते, जब रिजल्टेंट का एंगल निकालना हो, डायरेक्शन। देखिए ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है। क्लियर है? tan इनवर्स ऐसे ही लिखते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। तुमने इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़े उसमें, ट्रिग्नोमेट्री, सही है। वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम मेथड क्या है, इसमें इसने ये बोला, यहाँ से यहाँ देखो, ये दिस इज द पैरेललोग्राम लो। इसने बोला, उसमें तो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहे थे दो वेक्टर, इसने ये बोला कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं, सटी हुई, एडजेसेंट मीन्स सटा हुआ, सही है। तो अगर दो वेक्टर इस तरह से दिए गए हैं कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। कैसे, तो हमें यही ए और बी वेक्टर दिए गए, हमें कहा गया दिस इज़ ए वेक्टर और दिस इज़ बी वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल था ये था थीटा, सही है। तो सबसे पहले इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे, और पैरेललोग्राम कैसे बनता है, इसी वेक्टर को ऐसे ही शिफ्ट करेंगे यहाँ, सही है। तो हमने इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ पे खींचा, ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर, और एक इसका प्रोजेक्शन यहाँ खींच दिया ऐसे ही, ये जैसे वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन यहाँ ऐसे खींच दिया ए का, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसने कहा इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दिस इज आर वेक्टर। तो ध्यान से देखो, क्या ये वही ट्रायंगल जैसा नहीं बन गया जो उधर हमने पढ़ा है, उसी के जैसा है ना। इसमें अब यहाँ आर निकालेंगे, तो आर कैसे निकालेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे पी ओ एक्स वाई। तो आर निकालने के लिए सेम मेथड यूज़ करेंगे, यही चीज़ दोबारा अप्लाई कर देंगे। ये कितना है ए, ये कितना हो जाएगा बी कॉस, ये कितना हो जाएगा बी साइन, बाकी आगे का प्रोसेस सेम है, सही है। बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है। स्टेटमेंट में क्या चेंज है कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसके पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है, सही है, ठीक।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।